एक बार रिवीजन किया होगा उसको तो समझ में आ गया होगा, लेकिन किसी ने घर पर जाकर देखा ही नहीं होगा तो फिर उसको तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर 90% चीजें ही हो सके समझ में, 10% चीजें आपको घर पर जाकर पढ़ोगे तब जाके क्लियर होती है। ठीक है। वैसे ऐसे सवालों को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस का नुकसान ये है कि तीनों ही ऑप्शन अगर आपको ऐसा दे दिया जो अपन इलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो फिर क्या करोगे। बाकी यहां पर तो कर सकते थे। जैसे इन सबको जोड़ूंगा तो मुझे 720 मिल रहा था, इसको जोड़ूंगा तो कितना मिल रहा था 720, इसको जोड़ूंगा तो मुझे 600 मिल रहा था, और इसको जोड़ूंगा तो कितना मिल रहा था 750। तो यहां पर देखो राशि कितने थे 750 थे, तो यहां पर 750 वाली राशि सिर्फ एक ही ऑप्शन में थी, तो यही मेरा करेक्ट उत्तर था। ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि चारों ही ऑप्शन में 750 दे दे वो। ठीक है ना, और ऐसा ज्यादा होता है। ये तो पता नहीं कैसे कर दिया उन्होंने, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा चांस ये होते हैं कि 750 हर ऑप्शन में 750 आपको मिले। चलिए चलिए, इस सवाल को करिए। 117 रुपए की राशि को पी क्यू और आर के बीच 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात के बजाय गलती से 2-3-4 के अनुपात में विभाजित किया गया। इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है। देखो उसको बोला है कि जो पी क्यू, देखो उसमें बोला है कि किसी भी आदमी को, मतलब पी क्यू आर किन्हीं तीन लोगों को पैसा इस रेशियो में डिवाइड करना था, लेकिन गलती से कौन से रेशियो में डिवाइड कर दिया, 2:3:4 में डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ रही है। करना इसमें था लेकिन गलती से किस में कर दिया, इस अनुपात में कर दिया। तो आपसे यही पूछा है कि किसको ज्यादा पैसा मिला होगा और कितना ज्यादा पैसा मिला होगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है। तो यहां पर आपको डिवाइड करना था 117 रुपए। 117 रुपए आपको इन तीनों को डिवाइड करना था इस अनुपात में, लेकिन आपने 117 रुपए को इस अनुपात में डिवाइड नहीं करके किस अनुपात में डिवाइड कर दिया, इस अनुपात में डिवाइड कर दिया। तो आपसे पूछा है कि किसको ज्यादा पैसा मिला होगा और कितना ज्यादा पैसा मिला होगा। ठीक है। तो यहां से देखो, जब भी आप हल करो ना तो आप सबका अमाउंट मत निकालना। आपसे क्या पूछा है, किसको ज्यादा पैसा मिला और कितना ज्यादा मिला, तो सिर्फ जिसका पूछा है ना उसी का निकालना है। ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से आप लोग खुद बताइए कि पैसा डिवाइड उसमें करना था लेकिन किस में कर दिया, इस अनुपात में कर दिया। मतलब जो भी पैसा मिला हुआ है ना वो इस अनुपात में मिला है लोगों को, इस अनुपात के हिसाब से पैसा मेरा डिवाइड हुआ है। तो आप खुद बताइए कि सबसे ज्यादा पैसा किसको मिला है, आर को मिला है। सबसे ज्यादा पैसा आर को मिला है, लेकिन यहां पर आर मेरे दो ऑप्शन में है, तो मुझे यह भी निकालना पड़ेगा कि कितना ज्यादा पैसा मिला है। तो यहां का पैसा निकाल लेते हैं और यहां का पैसा निकाल लेते हैं, फिर ये देख लेंगे कि इसको कितना ज्यादा पैसा मिला है। बात समझ में आ रही है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको हल करिए। इसको हल करूंगा तो देखो कितना जाएगा, इसको छुपाइए, 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, इसको छुपाइए 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, इसको छुपाइए कितना हो जाएगा 6, इसको और भी काटूंगा तो कितना जाएगा 6, 4 और 3। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर जो आर को पैसा मिला है वो कितना मिला है, 3 मिला है। तो सबसे पहले यहां का पैसा निकालिए। यहां का पैसा कैसे निकालोगे, देखो 6 + 4 कितना होगा 10, 10 + 3 कितना होगा 13, मतलब 13 इकाई का मान कितना है 117 है। तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर एक इकाई का मान 9 है तो इस 3 इकाई का मान कितना हो जाएगा 27। तो कहने का मतलब यह है कि इस आर को 117 में से कितना पैसा मिला 27 रुपए मिला।
अब यहां का निकाल लेते हैं। देखो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9। मतलब 9 इकाई का मान कितना है, 117 है। क्योंकि 117 रुपए इधर भी डिवाइड हुआ था और 117 रुपए इधर भी डिवाइड करना था, दोनों ही मूल्य मेरा समान है। तो यहां से एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर एक इकाई का मान 13 हो गया तो 4 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो पैसा उसको 27 मिलना चाहिए था, लेकिन मिल कितना गया, 52 मिल गया। कितना ज्यादा मिला, 25 ज्यादा मिला। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 25 ज्यादा हो जाएगा। आ गई बात समझ में। सवाल आसान ही था, लेकिन आपको पहले से अगर किया होगा ऐसा सवाल तो परीक्षा में बना पाओगे, नहीं तो डायरेक्ट नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। डायरेक्ट भी बना लोगे लेकिन समय लग जाएगा फिर आपको। चलिए, बताइए, कुछ डाउट हो तो रिपीट करो, कुछ डाउट हो तो रिपीट करो। सबसे पहले क्या किया कि ये जो ऐसा अनुपात अपन को दिया था उसको अपन ने आसान बना लिया, 6, 4 और 3। ठीक है, यहां तो आसान भाषा में ही दिया था अपन को। तो अपन से पूछा था कि किसको ज्यादा पैसा मिला होगा। तो आपको पता है कि पैसा डिवाइड तो इस अनुपात में हुआ है। तो 2, 3, 4 मतलब ज्यादा पैसा किसको मिला है, आर को मिला है। तो जिसका अपन को निकालना है ना, सिर्फ उसी का अमाउंट निकालना, बाकी से कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो यहां से आर का अमाउंट निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो 6, 4, 3 टोटल मिला के कितना हो गया, 13 हो गया। और पैसा कितना था, 117 था। तो 13 इकाई का मान 117, तो 1 इकाई का मान 9 हो जाएगा। तो 3 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहां से देखो पैसा तो उतना ही है 117, लेकिन अनुपात ही तो चेंज हुआ है। तो यहां से इन तीनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 इकाई का मान 117 है, तो 1 इकाई का मान 13 आ गया। तो 4 इकाई का मान कितना आ गया, 52 आ गया। तो आर को पैसा मिलना चाहिए था 27, लेकिन कितना मिला, 52 मिला। देखो कितना ज्यादा मिला, 25 ज्यादा मिला। कहने का मतलब यह है कि 117 को इन तीनों के अनुपात में डिवाइड कर लो, और 117 को इन तीनों के अनुपात में डिवाइड कर लो, फिर ये देख लो कि आर को कितना ज्यादा पैसा मिला है, ठीक है ना। यदि तीन संख्याएं 2, 5, 7 के अनुपात में है और उनका योगफल 280 का आधा है, तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग निकालिए। तो जब भी मैंने आपको सिखाया है सवाल में वर्ग, क्यूब, गुणनफल ये सब आ जाए ना, तो पीछे आप एक्स मान के चल लेना, ठीक है ना, ज्यादा सही रहेगा। चलिए, देखो तीन संख्याएं 2, 5, 7 के अनुपात में थी, तो मैं 2x, 5x और 7x मान लेता हूं। क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि सवाल में अगर कहीं पर भी गुणनफल, वर्ग, क्यूब इस प्रकार का आ जाए तो आप पीछे x मान के चल लो। नहीं तो आपका उत्तर गलत हो भी सकता है और नहीं भी होगा, दोनों कंडीशन पॉसिबल है वहां पर, ठीक है ना। तो आप x मान के चल लो, ठीक है। तो यहां से इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि तीन संख्याएं 2, 5, 7 के अनुपात में है और उनका योगफल कितना है, 280 का आधा है। इनका योगफल मैंने निकाला, कितना हो गया, 14x हो गया। इनका योगफल मैंने निकाला, 14x हो गया। और इनका जो योगफल था किसके बराबर देके रखा था, 280 का आधा। तो 280 का आधा कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से मैं x का मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया था, सबसे छोटी संख्या का वर्ग निकालो। तो इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या कौन से थे, 2x थे। अगर x का मान 10 है तो 2x का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन आपको इसका वर्ग पूछा है, तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है ना। x का मान 10 है तो सबसे छोटी संख्या 2x हो जाएगी। मतलब सबसे छोटी संख्या आ गई 20, और 20 का वर्ग कितना हो जाएगा,
400। चलिए, किसी को डाउट है क्या? डाउट हो तो बता दो। सवाल में यही बोला था कि इनका जो योग है 280 का आधा है, तो इनका योग किया तो 14 एक्स आ गया। ये योग किसके बराबर देके रखा था? 280 का आधा। तो 280 का आधा 140 होगा। तो यहां से देखो, ये 14 140 को काटेगा 10 बार, तो एक्स का मान हो गया 10। सबसे छोटी संख्या देखो, तीनों में से 2 एक्स है, तो एक्स का मान 10 है, तो 2 एक्स का मान हो जाएगा 20। लेकिन आपसे सवाल में सबसे छोटी संख्या नहीं पूछी, इसका वर्ग पूछा है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। चलिए, अच्छा ये बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा हमेशा। कोई सा भी त्रिभुज हो दुनिया का, अगर तीनों कोणों को मैं जोड़ूंगा तो हमेशा कितना आएगा? 180 आएगा। न तो 180 से कम आएगा, न 180 से ज्यादा आएगा, हमेशा 180 आएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं चतुर्भुज की बात करूं, कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। अगर मैं चतुर्भुज की बात करूं तो यहां पर चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। देखो, उसका मैं लॉजिक भी आपको बता देता हूं। जैसे मान लो मेरा एक ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? चार कोणे होने चाहिए, ठीक है ना? चार कोणे यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका योग 360 कैसे हुआ? जैसे मान लो मैंने यहां से एक लाइन खींची, तो आपको नहीं लगता कि ये दो त्रिभुज बन गए? इस त्रिभुज का 180 होगा और इस वाले त्रिभुज का भी 180 हो जाएगा। दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो आप लोग तो बस ये ध्यान रखना कि चतुर्भुज आए तो योग 360 होगा, और त्रिभुज आए तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। चलिए, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3, 5, 9, 13 है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। 156। समझ में आ गया? अगर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग में करूंगा तो कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, जैसे मान लो ये मेरा चतुर्भुज है। इसका जैसे मान लो ये वाला 3 देके रखा है, ये वाला 5 देके रखा है, ये वाला 9 देके रखा है, और ये वाला 13 देके रखा है। अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो मेरा योग कितना आना चाहिए था? 360 आना चाहिए था। तो यहां से सबको जोड़िए, यहां से सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहां से मैंने जोड़ा तो 30 आ रहा था, लेकिन जो योग होता है चतुर्भुज का वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर एक इकाई का मान 12 है, तो आपसे क्या पूछा था? सबसे बड़ा पूछा था। तो यहां से देखिए, सबसे बड़ा कितना हो जाएगा? 13। अगर एक इकाई का मान 12 है, तो 13 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 13 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 156। सबसे पहले एक इकाई का मान निकाला करो। अगर एक इकाई का मान आपके पास आ गया, फिर जो भी आपसे पूछा है उसकी गुणा उस एक इकाई के मान से कर दो। जैसे मान लो एक इकाई का मान 12 आ गया, आपसे क्या पूछा था? 13 का मान पूछा था, तो 12 की गुणा किससे कर दो? 13 से कर दो, तो आपका उत्तर आ जाएगा 156। चलिए, किसी को डाउट है क्या? यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 3, 7 है, तो बड़े कोण का सबसे छोटे कोण के साथ अनुपात बताइए।
बड़े कोण का छोटे कोण के साथ बताना है, ठीक है ना। ठीक है, 7 2। चलिए, देखो यहां से आप लोग देखोगे तो 2 3 और 7, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो 7 + 3 मेरा 10 +2 कितना हो जाएगा? 12। 12 इकाई का मान कितना हो गया? 180 हो गया। तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अगर एक इकाई का मान 15 हो गया तो यहां पर मेरे से क्या पूछा था? सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा। देखो सबसे बड़ा वाला कौन सा था? 7 था। तो 15 की गुणा किससे करूंगा? 7 से करूंगा। सबसे छोटा वाला कौन सा था? 2 था। तो 15 की गुणा किससे करूंगा? 2 से करूंगा। देखो 15 से मेरा 15 कट गया तो क्या बचा? 7:2 बचा। बात समझ में आ रही है? लेकिन आपको इस सवाल को ऐसे नहीं करना था, ठीक है ना। आपको इस सवाल को ऐसे नहीं करना था। देखो यहां पर तो क्या पूछा था? अपन से मान पूछा था, अपन से असली वाला मान पूछा था। अपन से इस सवाल में असली वाला मान पूछा था तो अपन को 360 डिग्री के बराबर रखना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बाद वाले सवाल में अपन से क्या पूछा है? सिर्फ अनुपात पूछा है, और अनुपात एक नकली मान होता है। बात समझ में आ रही है? अनुपात एक क्या होता है? नकली मान होता है। तो जब भी आपको अनुपात निकालना हो तो जरूरी नहीं है कि आप इस 180 डिग्री का प्रयोग करो, ठीक है ना। क्योंकि सवाल में आपको पहले से ही देके रखा है। सवाल में आपको पहले से ही बोल रखा है उसने। आपको निकालना था सबसे बड़ा तथा सबसे छोटे कोण का मान, ठीक है। तो आप खुद देखकर बताइए कि इन तीनों में से सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? 7 होगा। इन तीनों में से सबसे छोटा कोण कौन सा होगा? 2 होगा। तो मेरा अनुपात कितना हो गया? 7:2 हो गया। तो आपको जब भी अनुपात पूछे तो आपको 180 डिग्री के बराबर नहीं भी करोगे ना तो भी आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अपन को अनुपात देके रखा है एंगल का, ये जो कोणों का अनुपात अपन को देके रखा है। तो आप खुद बताइए सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? 7 होगा। सबसे छोटा कोण कौन सा होगा? 2 होगा। तो आपका अनुपात कितना हो गया? 7:2 हो गया। चलिए, हाँ, आज का सबसे अच्छा सवाल, जैसे कल का सबसे अच्छा सवाल लास्ट वाला था, ऐसे ही आज का सबसे अच्छा सवाल है ये, ठीक है। रितेश, गौरव और जुगनू 2 5 7 के अनुपात में निवेश करते हैं। उनके निवेश की वापसी के बाद आय का अनुपात 5 3 2 है। यदि गौरव रितेश से 150 रुपए अधिक कमाता है तो कुल आय ज्ञात कीजिए। देखो मैं बताता हूं। देखो निवेश का मतलब तो समझते हो ना? निवेश का मतलब तो समझ गए ना? इसको इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं इसको। सुना होगा ना आपने, यहाँ इन्वेस्ट किया, वहां इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो निवेश मतलब किसी भी आदमी ने कहीं पर अपना पैसा लगाया, ठीक है ना। जैसे एक स्कूल बनाई, उसके 2 करोड़ रुपए खर्च हो गए तो 2 करोड़ का निवेश हो गया, ठीक है। इसके बाद इसके बाद देखो एक शब्द क्या देके रखा था इसमें? इसमें देके रखा था आय। तो यहां से आय का मतलब होता है, आय का मतलब होता है कि उन्होंने कितना लाभ कमाया। बात समझ में आ रही है? देखो इनकी आय क्या हो जाएगी? अगर कोई भी आदमी, अगर किसी भी आदमी ने किसी बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है, 1 लाख लगाने के बाद में उसको 30,000 का मुनाफा हुआ। अगर किसी भी आदमी ने 1 लाख रुपए का निवेश किया, अगर निवेश करने के बाद में
उसको कितने का फायदा हुआ, 30,000 का फायदा हुआ। तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि 1,30,000 की उसकी आय है, ऐसा नहीं है। 1,00,000 रुपए तो उसके खुद का पैसा है। बात समझ में आ रही है? आय तो उसकी क्या है, 30,000 है बस। बात क्लियर है? भाई जो पैसा उसकी जेब से निकला है ना, वो उसकी आय नहीं है, वो तो उसकी संपत्ति है पहले से ही। उसकी आय कौन सी है, जो पैसा उसने कमाया। ठीक है ना? जैसे मैं जॉब करता हूं, मेरे को जो सैलरी मिलती है वो मेरी आय है, क्योंकि वो पैसा मैंने कमाया है, मेरा निवेश नहीं है वो। लेकिन बिजनेसमैन के हिसाब से देखे तो जो उसका निवेश होता है वो उसकी आय नहीं होती। उसका जो आय होती है उसका लाभ होता है, कि कितना लाभ उसने कमाया। 1,00,000 का निवेश किया, 30,000 रुपए का मुनाफा कमाया, तो 30,000 उसकी क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी। 1,30,000 उसकी आय नहीं होगी, क्योंकि 1,00,000 तो उसकी जेब से पैसा निकला था, उसको आय में काउंट करोगे क्या? नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो 30,000 है, जो भी उसने मुनाफा कमाया, वही उसकी क्या हो जाती है, आय हो जाती है। ठीक है? तो जब भी आपको आय शब्द बोला जाए, इसका मतलब क्या है, उसका लाभ है। ठीक है? निवेश का मतलब क्या है, जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है? अब आप मेरे को एक चीज बताइए कि मान लो 200 है, 200 रुपए हैं। अगर उनकी जो आय है, अगर 200 रुपए है, अगर उनकी आय का अनुपात 2:5:3 है, तो किसको कितना पैसा मिलेगा, आप बता सकते हो क्या? अगर टोटल मान लो 200 रुपए की आय हुई है, यहां पर 3 आदमी है, तो किसको कितना पैसा मिलेगा, बता सकते हो क्या? ठीक है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं आपको ऐसा बोलना चाहता हूं कि अगर आपको इसकी आय निकालनी होगी तो कैसे निकालूंगा? वैसे निकाल सकते हो, 3+5 8+2, 10 यूनिट का मान 200, तो 1 यूनिट का मान 20, 20 × 2 60। वैसे निकाल सकते हो, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको सीखिए। जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। अगर मुझे इसकी आय निकालनी होगी तो कैसे निकालूंगा? देखो, इसको 2 मिला कितने में से, 10 में से, और पैसा कितना डिवाइड करना था, 200। बात आ रही है समझ में? अगर मुझे इसकी आय निकालनी होगी तो कैसे निकालूंगा? इसको 5 मिला कितने में से, 10 में से, और पैसा कितना डिवाइड करना था, 200 रुपए। अगर मुझे इसकी आय निकालनी होगी तो 3 रुपए मिला कितने में से, 10 में से, और पैसा कितना डिवाइड करना था, 200। बात आ गई समझ में? ठीक है। अगर मैं आपको अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि यहां पर 3 आदमी देके रखे थे ABC, यहां पर मान लो इनका निवेश 100 रुपए का था, इनका निवेश 200 का था, और इसका निवेश 300 का था। ठीक है? और यहां पर मान लो उनकी आय देके रखे थे 2, 3, और यहां पर कुछ भी मान लो, 5 मान लो। ठीक है? तो आप यहां पर इनको कितने कितनी आय मिली वो निकाल सकते हो क्या? अगर ए का निवेश 100 रुपए का है, बी का निवेश 200 रुपए का है, सी का निवेश 300 रुपए का है, तो आप बता सकते हो क्या कि ए को कितना आय प्राप्त हुआ होगा? और आय का अनुपात ये देके रखा है, मतलब उनके मुनाफे का अनुपात ये देके रखा है। तो आप ए की आय, बी की आय और सी की आय बता सकते हो क्या? ठीक है, तो देखो कैसे निकालना है। अगर मुझे निकालना होगा कि ए को कितने की आय प्राप्त हुआ है, मतलब ए को कितना मुनाफा हुआ है, तो देखो कैसे निकालूंगा। देखो, टोटल आय कितने थे, 10 थी। टोटल आय कितनी थी, 10 थी। टोटल आय मेरे पास थी 10। ठीक है? तो यहां से मैंने देखा कि इस ए को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा कितने में से, 10 में से। लेकिन जो भी इसको मुनाफा प्राप्त होगा ना, इसी के निवेश का होगा। बात समझ में आ रही है? इसने जितना निवेश किया होगा ना, उसी के हिसाब से इसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो ए की आय कैसे निकालूंगा? देखो, 2 इसको आय प्राप्त हुई कितने में से, 10 में से, और ए का निवेश कितने का था, 100 का था। क्योंकि जो आदमी जितना निवेश करता है ना, उसी हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है? अगर मुझे बी का आय निकालनी होगी तो कैसे निकाल लूंगा?
देखो बी को 3 मिला, कितने में से? 10 में से। और यहाँ पर कौन से कितने कितने में से मिलेगा? 200 में से मिलेगा। ठीक है, अगर मुझे सी की निकालनी होगी तो कैसे निकालूंगा? देखो इसको 5 मिला, कितने में से? 10 में से। और यहाँ पर पैसा कौन सा डिवाइड होगा? 300 रुपए। क्योंकि जो जितना पैसा निवेश करता है उसी के हिसाब से उसको क्या मिलेगी? आय मिलेगी। जैसे मैं मान लो आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ए, बी और सी, इनका जो निवेश का अनुपात है, सॉरी इनका जो निवेश है मान लो 200, 400 और यहां पर 600 रुपए है। और इनको जो आय प्राप्त हुई है वो आय प्राप्त हुई है इनको 7, 7, 2 और 1। एबीसी का निवेश का अनुपात 200, 400, 600 है। मतलब ए ने 200 का निवेश किया, बी ने 400 का निवेश किया और सी ने 600 का निवेश किया। और उनकी आय का अनुपात 7, 2, 1 है। तो आप उनकी आय बताइए, कितने कितने की आय उनको हुई है? ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखा मैंने कितने की आय है? 10 की आय है। तो यहां पर देखो ए को कितने की आय प्राप्त होगी? 7 की, लेकिन कितने में से? 10 में से। और कौन सी आय डिवाइड होगी? 200। क्योंकि जो निवेश करेगा ना उसी के हिसाब से उसको क्या मिलेगी? आय मिलेगी, मतलब प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अगर मुझे इसका निकालना है तो इसको 2 प्राप्त हुआ, कितने में से? 10 में से। और कौन सा पैसा बटेगा? 400 बटेगा। अगर मुझे इसका निकालना है तो यहां पर देखो इसको 1 प्राप्त हुआ, कितने में से? पैसा कौन सा बटेगा? 600 बटेगा। बात आ रही समझ में? चलिए, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो फिर ये सवाल में कुछ है नहीं। ठीक है ना, इस सवाल में कुछ नहीं है अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो। देखो रितेश, गौरव और जुगनू, रितेश, गौरव और जुगनू 3 आदमी है। उनके जो निवेश हैं, उनका जो निवेश है उसका अनुपात यहां पर देके रखा है 2, 5 और 7। इनके निवेश का अनुपात 2, 5 और 7 देके रखा है। और इनकी आय का अनुपात यहां पर देके रखा है 5, 3 और 2। और यहां पर बोला है कि जो गौरव है रितेश से 150 रुपए अधिक कमाता है, मतलब 150 रुपए की आय उसकी अधिक है। तो कुल आय ज्ञात कीजिए। देखो निवेश का अनुपात दिया है, आय का अनुपात दिया है। तो आप सबसे पहले तो ये निकालो कि प्रत्येक को कितने कितने की आय मिलेगी। सबसे पहले आप ये निकालो कि प्रत्येक को कितने कितने की आय मिलेगी। चलिए देखते हैं। निवेश का अनुपात आपके पास है, आय का अनुपात आपके पास है। तो सबसे पहले ये निकालिए कि प्रत्येक को कितने कितने की आय प्राप्त होगी। अब ध्यान दीजिए, आप यहां से देखोगे तो यहां से टोटल आय कितने की है? 10 की है। तो इसको कितने की आय प्राप्त होगी? 5/10। और पैसा कौन सा डिवाइड होगा? 2 वाला, यही होगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको 3 मिलेगा, कितने में से? 10 में से। और पैसा कौन सा डिवाइड होगा? 2 वाला। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको 2 मिलेगा, कितने में से? 10 में से। लेकिन पैसा कौन सा डिवाइड होगा? 7 वाला, यही होगा। लेकिन मैंने आपको सिखाया है कि जैसे मान लो ए अनुपात बी है, 2/7 है। अगर आपका पॉइंट में आ रहा है, अगर आपको लगता है कि आपकी कैलकुलेशन 2 और 7 मानने पर पॉइंट में आती है, तो आप इसी चीज को 20 और 70 भी मान सकते हो। और इसी चीज को आप क्या मान सकते हो? 200 और 700 भी मान सकते हो। देखिए यहां से 2 से 10 तो मेरा कट जाएगा, ये तो पॉइंट में नहीं आएगा। 5 इसको काटेगा 2 बार, लेकिन 3/2 मेरा क्या आ जाएगा? पॉइंट में आ जाएगा। अगर मान लो 3 नहीं होके यहाँ पर 30 होता तो देखो पॉइंट में नहीं आता। देखो ये इसको नहीं काटेगा, लेकिन 2 नहीं होके यहाँ पर अगर 20 होता तो देखो मेरा पॉइंट में नहीं आता। बात समझ में आ रही है?
तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि पॉइंटों में आ रहा है, आप 2 को 20 मान लो, 5 को 50 मान लो और 7 को कितना मान लो, 70 मान लो। बात आनी समझ में? 2, 5, 7 को कितना कितना मान लोगे, 20, 50 और 70 मान लोगे। अब यहां से निकालिए, अब पॉइंटों में नहीं आएगा। देखो 5/10 गुणा में कर दूंगा 20 से, इसको मिलेगा 3/10 गुणा कर दूंगा मैं 50 से, इसको मिलेगा 2/10 गुणा कर दूंगा मैं 70 से। तो यहां से देखो कितना मिला, 10 मिला। यहां से देखो कितना मिला, 15 मिला। यहां से देखो कितना मिला, 14 मिला। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां से जो इनकी आय है वो देखो, आर की आय मेरी 10 हो गई, जी की आय मेरी 15 हो गई और जे की आय मेरी कितनी हो गई, 14 हो गई। अब सवाल में क्या बोला था, सवाल में बोला है कि गौरव रितेश से 150 रुपए अधिक कमाता है। ये जो गौरव है रितेश से कितना अधिक कमाता है, 150 अधिक कमाता है। तो देखो यहां से कितना अधिक कमा रहा था, 5 अधिक कमा रहा था, और सवाल में कितना अधिक कमा रहा था, 150। तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर एक इकाई का मान 30 हो गया तो आपसे क्या पूछा था, उनकी कुल आय ज्ञात करिए। तो आय का अनुपात देखो अपन ने ये निकाला था अभी, आय का अनुपात अपन ने ये निकाला था। अगर एक इकाई का मान 30 है तो देखो इनको जोड़ोगे तो कुल आय कितने की हो जाएगी, 39 की हो जाएगी। तो एक इकाई का मान अगर 30 है तो 39 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 39 को मैं किससे कर दूंगा, 30 से गुणा कर दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 1170 हो जाएगा। सवाल में देखा जाए ना तो कुछ भी नहीं है अगर एक बार समझ में आ गया तो, ठीक है ना। लेकिन पहली बार ऐसे सवाल को करोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। दूसरी बार में अगर ऐसा सवाल आता है तो आप आसानी से कर लोगे, लेकिन पहली बार में अगर ऐसा सवाल आपकी आंखों के सामने आता है तो नहीं कर पाओगे। क्या हो जाता, नहीं आपसे हो गया, सब आपके जैसे इंटेलिजेंट नहीं होते। चलिए एक बार और समझा नहीं क्या, चलिए एक बार और समझा देता हूं। देखो ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। निवेश का अनुपात इतना देके रखा था, आय का अनुपात इतना देके रखा था। तो यहां से मुझे इनकी ओरिजिनल आय कितनी है सबसे पहले वो निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर 2 नहीं मान के मैं 20 मान लेता हूं, इधर 50 मान लेता हूं, इधर 70 मान लेता हूं। आप 200, 500 और 700 भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो यहां पर इसकी आय कैसे निकालूंगा, देखो इसको मिलाएं 5 अपोन में कितने में से, 10 में से, गुणा किससे कर दूंगा, 20 से कर दूंगा। देखो इसको कितना मिला है, 3 कितने में से, 10 में से, गुणा किससे कर दूंगा, 50 से। देखो इसको मिला है 2 कितने में से, 10 में से, गुणा किससे कर दूंगा, 70 से कर दूंगा। 0 से 0 कट गया तो 15 आएगा, 0 से 0 कट गया तो मेरा 10 आएगा, 3 × 5 मेरा 15 आएगा, 0 से 0 कट गया तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो टोटल उनकी आय देखो कितनी हो गई, 39 हो गई। टोटल 10 + 15 + 14 करोगे तो आय कितनी हो गई, 39 हो गई, ठीक है। अब देखो सवाल में क्या बोला था, यदि गौरव रितेश से 150 रुपए अधिक कमाता है, मतलब जो गौरव की आय है रितेश से कितनी ज्यादा है, 150 ज्यादा है। तो आय देखो अपन ने ये निकाल ली, जो गौरव की आय है रितेश से कितनी ज्यादा थी, 150 ज्यादा थी, लेकिन यहां से कितनी ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो 5 इकाई का मान क्या 150 नहीं हो जाएगा क्या, अगर एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब आपसे जो भी पूछा जाए उसकी गुणा किससे कर दो, एक इकाई के मान से कर दो। इसने क्या पूछा था, कुल आय आपसे पूछी थी, तो कुल आय यहां से कितने थे, 39 थी। एक इकाई का मान 30 है तो 39 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 1170 हो जाएगा।
चलिए, अच्छा सवाल था, वैसे थोड़ा कठिन सवाल था, पेपर में आया होगा डायरेक्ट, और 90% जनता से नहीं बना होगा पेपर में, ठीक है ना। ये सवाल पेपर में आया होगा तो 90% जनता से सवाल नहीं बना होगा, और जिसने बनाने की कोशिश की होगी उसके 2 सवाल छूटे होंगे एक्स्ट्रा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये सवाल अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से बना लोगे, अगर नहीं पता तो इसको सोचने समझने में ही बहुत सारा टाइम लग जाएगा। चलिए, हाँ, नहीं, आय का अनुपात देके रखा है ये अपन को, ये नहीं, ये अनुपात है, लेकिन ये ओरिजिनल वाला जो अनुपात है वो आया है, क्योंकि इनकी आय कैसे डिसाइड करोगे आप, इनके निवेश के हिसाब से डिसाइड करोगे ना। भाई, किसी की अगर आय होती है तो आय का विभाजन हमेशा किसके अनुसार होगा, उनके निवेश के अनुसार होगा। तो जो असली उनकी आय होती है वो निवेश के अनुसार होती है। तो आप क्या करो, जो भी आय का अनुपात आपको देके रखा हो उसको किस में डिवाइड करो, उनके निवेश के अनुसार डिवाइड करो, तब जाके आपकी ओरिजिनल आय निकलेगी, ठीक है ना। देखो, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। जैसे मान लो 100 रुपए है, 200 रुपए है, 300 रुपए है, ठीक है, ये इनका निवेश का अनुपात है। उनकी आय का अनुपात देके रखा है 2, 3 और 4, ठीक है। अब इसने जो आय का अनुपात देके रखा है ना, वो इसने ऐसा मान के देके रखा है कि इनकी जो टोटल आय है, मान लो 300 प्लस 200 500 प्लस 1 600 है। मान लो इनकी आय, मान लो 600 रुपए है, टोटल मिला के इनकी आय मान लो 600 रुपए हो गई। तो ये जो अनुपात इसने देके रखा है वो 600 रुपए के हिसाब से देके रखा है। लेकिन आप खुद बताइए, एक को 2 अनुपात में पैसा मिलता है, तो जितना पैसा उसने निवेश किया होगा ना, उसी हिसाब से उसको क्या मिलेगी, आय मिलेगी। अगर मान लो बी ने 200 रुपए निवेश किया है तो जो उसको आय प्राप्त होगी ना, वो 200 रुपए के हिसाब से होगी। अगर उसने पैसा सी ने 300 रुपए निवेश किया है तो सी को जो आय होगी ना, वो 300 रुपए के हिसाब से होगी। ये जो आय का अनुपात आपको देके रखा है ना, वो 100 200 300 के हिसाब से नहीं देके रखा, वो एक टोटल आय जो उनको प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से उसने देके रखा है। लेकिन अपन को जो ओरिजिनल कि किसने कितना पैसा कमाया, वो उनकी निवेश के हिसाब से देखना पड़ेगा कि किसने कितना निवेश किया है, ठीक है ना। चलिए, किसी को डाउट है क्या? नहीं है? करिए, इसको करिए। देखो, ज्यादा लोड मत लिया करो, कोई कठिन सवाल आए ना, ज्यादा लोड मत लिया करो, क्योंकि पेपर में अगर कठिन सवाल आता है ना तो 90% जनता से नहीं बनते वो सवाल, ये बात फैक्ट है। और कठिन सवाल बहुत ज्यादा नहीं आते, 25 में से 2 या 3 सवाल आपको कठिन मिलेंगे, बाकी सवाल वही एवरेज मिलेंगे सारे के सारे। अनुपात 7 और 11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि इसका मान 4:5 के बराबर हो जाए, ठीक है। देखो, एक तरीका तो ये था कि इस सवाल को अपन ऐसे कर सकते थे। देखो, 7 और 11, ध्यान दीजिए, पहला तरीका यह है कि सवाल में क्या बोला था कि 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए
जिससे इसका मान 4:5 हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि जो 7/11 है, प्रत्येक पद में मैं कितना जोड़ूं। जैसे मान लो मैंने x x जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद ये अनुपात कितना हो जाना चाहिए, 4/5 हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है। ये जो 7/11 था, प्रत्येक पद में कितना जोड़ूं कि ये मेरा अनुपात कितना हो जाना चाहिए, 4/5 हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो यहां से मैं वज्र गुणा करूंगा, तो 5 की गुणा मुझे दोनों से ही करनी पड़ेगी। तो 5 × 7 कितना हो जाएगा, 35, प्लस में 5 × x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, बराबर 4 × 11 कितना हो जाएगा, 44, प्लस में 4 × x कितना हो जाएगा, 4x। अब x वाले को एक तरफ कर लो। देखो 5x है, 4x है, इस 4x को बराबर के इधर लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, x बचेगा। तो इन दोनों का काम तो हो गया खत्म। देखो इस 35 को मैं बराबर के उधर लेके जाऊंगा तो 44 में से माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। मतलब प्रत्येक पद में कितना जोड़ना पड़ेगा, 9 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पहला तरीका तो ये था इस सवाल को करने का। दूसरा तरीका ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलो मैं बता देता हूं, बाकी आपको तरीका एक ही याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा तरीके आपको नहीं सीखना, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। देखो दूसरा तरीका, क्योंकि अपन ने पहले से ही सीखा हुआ है इस वजह से बता रहा हूं, नहीं तो मैं दो तरीके बहुत कम बताता हूं, क्योंकि दो तरीके का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। कोई अगर किसी दूसरी कोचिंग से पढ़ के यहाँ पर पढ़ रहा होता है तो उसको समझ में कम आता है, क्योंकि वो कंफ्यूज रहता है। और जो बिल्कुल फ्रेश होता है, जिसने आज दिन तक कहीं पढ़ा ही नहीं हो, उसको बढ़िया से समझ में आता है। ठीक है, तो दो तरीके में वैसे कम ही बताता हूं, लेकिन ये तरीका भी अपन ने पढ़ा हुआ है। तो आप खुद बताइए कि जब भी सवाल में दो अनुपात दिया हो और कुछ भी जोड़ा या घटाया हो, तो अपन ने एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग किया था। ठीक है ना, तो उसका प्रयोग कर लेते हैं। देखो यहाँ पर पहला अनुपात कितना दिया था, 7:11 दिया था। दूसरा अनुपात कितना दिया था, 4:5 दिया था। और प्रत्येक पद में जैसे मान लो वो x x जोड़ रहा था। बात समझ में आ रही है, प्रत्येक पद में कितना जोड़ रहा है, x x जोड़ रहा है। तो आपको यह निकालना है कि x का मान कितना हो जाएगा। तो देखो अपन ने क्या किया था, 5 की गुणा 7 से कि कितना जाएगा, 4 के गुणा इससे कि कितना जाएगा, 44, 4 के गुणा इससे कि कितना जाएगा, 4x, 5 की गुणा इससे कि कितना जाएगा, 5x। अब अंतर देख लो, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 9। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, x। तो x का मान कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, चलिए तो दोनों ही तरीके ठीक है, अपनी अपनी जगह कैसे भी आप लोग कर सकते हो, करिए। 3:5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5:6 हो जाए, 7। कैसे किया, देखो 3:5 है, 5:6 है। प्रत्येक में मान लो मैंने x x जोड़ा, तो देखो 6 × 3 कितना होगा, 18। 5 × 5 कितना होगा, 25। यहां से मैं देखो मेरा 5x हो जाएगा, यहां से मेरा 6x हो जाएगा। अब अंतर देख लो, आप लोग अंतर देखोगे तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, बराबर में। यहां का अंतर देखोगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो x का मान कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, जो दूसरा तरीका अपन ने सीखा था, पहला वाला तरीका, उसमें क्या था, 3/5। प्रत्येक पद में मान लो मैं x x जोड़ रहा था, तो ये मेरा अनुपात कितना बनना चाहिए था, 5:6। ठीक है, वज्र गुणा यहां से करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 6 के 3 से गुणा करोगे तो 18, प्लस में 6 की 1 से गुणा करोगे तो 6x, बराबर में 5 की 5 से गुणा करोगे तो 25, प्लस में 5 की 1 से गुणा करोगे तो 5x। x x वाले को एक तरफ कर लो। जैसे 5x को मैं बराबर के इधर लाऊंगा तो 6x में से माइनस होके कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 18 को बराबर के उधर लेके जाऊंगा तो 25 में से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो आपका x का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
दोनों ही तरीके अपने अपने जगह ठीक है, जो जिसको जैसा याद रहे आप लोग कर लेना, क्योंकि ये तरीका अपन ने पहले से सीखा हुआ था, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए, किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिल हो गया। उसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का नया अनुपात 1:1 हो गया। तो आरंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच कितना अंतर था? देखो, करने के बहुत सारे तरीके हैं। इस सवाल को मैं 3 तरीके से बता सकता हूं, लेकिन अपन एक ही तरीके से करेंगे। कितना आ रहा है? 8 आएगा। वेरी गुड। कौन से तरीके से किया? क्रॉस वाले से किया। ठीक है, क्रॉस वाले से भी कर सकते हैं, बिना क्रॉस के भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके ठीक है। देखो, 5:7 मेरे को देके रखा था। ठीक है, दूसरा अनुपात मेरे को 1:1 देके रखा है। ठीक है, देखो यहां पर ये बॉयज और गर्ल्स का अनुपात मेरे को देके रखा था। तो आप खुद बताइए कि 8 कौन क्या आए, लड़के आए कि लड़के आए? 8 लड़के आए। मतलब यहां पर 8 लड़के आए, लड़कियां कुछ आई क्या? नहीं आई, तो क्या मान लोगे? 0 मान लोगे। ठीक है, तो यहां से मैंने देखा क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो 1 की 5 से गुणा किया 5 आ गया, 1 की 7 से गुणा किया 7 आ गया, 1 को 0 से गुणा किया 0 आ गया, 1 को 8 से गुणा किया 8 आ गया। अब अंतर देख लो, 5 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा? 5 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहां से 8 और 0 का अंतर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर एक इकाई का मान 4 है तो यहां से 5 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 7 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 7 × 4 = 28 हो जाएगा। ठीक है, तो आप खुद बताइए कि दोनों में कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। और आप ऐसा भी बोल सकते थे कि यहाँ पर देखो 5 और 7 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। अगर एक इकाई का मान 4 है तो 2 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन कल को आपसे ऐसा पूछा जाए कि लड़कों की संख्या कितनी थी और लड़कियों की संख्या कितनी थी, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। बात आ रही समझ में? ठीक है, ये क्रॉस वाला मेथड है। हो सके आपको एग्जाम में याद नहीं आए तो अपन दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, जो नॉर्मल तरीका होता है। ठीक है ना, बहुत बेसिक तरीका होता है। चलिए, जो बहुत बहुत बेसिक तरीका है, देखो उसमें क्या बोला है? 5:7। ये मेरे लड़के हैं और ये मेरी लड़कियां हैं। ठीक है, तो यहां से देखो 8 लड़के और भी आ जाते हैं, मतलब 8 लड़के और भी आ जाते हैं। क्या मैं डायरेक्ट 5 + 8 करूंगा क्या? नहीं करूंगा, क्योंकि ये अनुपात में है और ये असली संख्या है। कभी भी असली संख्या को नकली संख्या के साथ नहीं जोड़ता। तो इसको मैं 5 एक्स और 7 एक्स मान लेता हूं। ठीक है ना, यहां से देखो 8 लड़के मेरे और भी आ गए, तो ये अनुपात कितना हो गया? 1:1 हो गया। बात समझ में आ रही है? देखो 5/7 को मैंने 5 x/7 मान लिया। और उसने बोला था कि 8 लड़के और भी आ गए, तो प्लस में लड़कों को 8 और बढ़ा दो, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। आप इन दोनों की गुणा करोगे तो देखो कितना हो गया? 5x प्लस में 8 हो गया, बराबर में इधर कितना हो गया? 7x हो गया। तो यहां से 5x को उधर लेके जाओगे तो कितना बचेगा? 2x बचेगा, बराबर में कितना हो गया? 8 हो गया। 2 इसको काटेगा 4 बार, तो x का मान कितना हो गया? 4 हो गया। वहां से भी एक इकाई का मान 4 ही आया था। ठीक है, तो यहां से अगर आपको अंतर पूछा जाए, देखो लड़कों की संख्या 5x थी और लड़कियों की संख्या 7x थी, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और x का मान यहां पर कितना है? 4 है। तो 2 × 4 मेरा हो जाएगा 8। ठीक है, तो दोनों ही तरीके ठीक हैं, ये वाला तरीका भी ठीक है
और क्रॉस वाला तरीका भी ठीक है। जब भी दो अनुपात आपको दिया जाए और कुछ जोड़ने या घटाने की बातें करें तो क्रॉस प्रोडक्ट वहां पर लगता है हमेशा, ठीक है ना। चलिए चलिए बाकी को कल पढ़ते हैं। ये सवाल एक और तरीके से हो जाता है, मिश्रण वाले तरीके से बनाओगे तो वैसे भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बाकी को कल पढ़ेंगे।
हेलो हेलो हेलो। हाँ दोस्तों, इसको तो आप बंद कर करा दें। हेलो, ध्यान दें। जी सभी को नमस्कार, एक साथ सभी को नमस्कार। जितने भी प्राणी ऑनलाइन हैं सभी को नमस्कार। बड़े एक चीज और देखना, एक और क्वेश्चन इसने पूछा, उस क्वेश्चन पर भी हम जाना चाहेंगे थोड़ा सा। इधर देखें, अब बात आती है, हमने कल ये बात कही थी कि जीव का विकास कैसे हुआ। आज हम कह रहे हैं जैव विकास के जैव विकास के जैव विकास के प्रमाण। हमारे पास जैव विकास के क्या क्या प्रमाण हैं, थोड़ा सा इधर देखना, क्योंकि प्रमाण दो तो मैं आज पढ़ाऊंगा, एक भी मुझे पढ़ाने में समय लगेगा, इसलिए दो को समझ लो, फिर तीसरा जिस दिन आएगा उस दिन देखा जाएगा। पहला जो प्रमाण है उसका नाम है लेमार्क वाद। दूसरे प्रमाण दिया डार्विन वाद, और तीसरा प्रमाण दिया उत्परिवर्तनवाद। मैंने कहा एक तो लेमार्कवाद, एक डार्विनवाद और एक उत्परिवर्तनवाद। इस उत्परिवर्तनवाद को अपन बाद में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे वो जान ही लो। यहां तो क्या है, केवल इतना सा दे रखा है कि जीवों के शरीर में अचानक ही अकस्मात हुए परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, और जिन कारणों से ये परिवर्तन होते हैं उन्हें उत्परिवर्तनज कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यू गॉडी ब्रिज ने किया। इसलिए मैं इतना सा नहीं, आगे अपन इसकी क्या पढ़ना चाहेंगे, डिटेल पढ़ना चाहेंगे कि गुणसूत्रों में किस तरीके से परिवर्तन होता है और जीन में किस तरीके से परिवर्तन होता है। इसलिए मैं इसको आगे जहां गुणसूत्र पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, तो और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहां सबसे पहले जो बात आई वो किसकी आई, लेमार्क वाद। ध्यान देना, मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं मुझे मालूम नहीं है, पर मैं जो बोल रहा हूं वह इस बात पर लागू होता है। क्या लागू होता है वो देखें। लेमार्कवाद किसने दिया, तो जैसा कि नाम से लग रहा है लेमार्क ने दिया। अब यहां मैंने कहा कि लेमार्कवाद लेमार्क ने ही दिया। मैं यहां कहना क्या चाह रहा हूं थोड़ा समझना। इस लेमार्क ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था फिलोसॉफिक जियोलॉजिक। ध्यान देना, इसने जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या था, फिलोसॉफिक जियोलॉजिक। इस पुस्तक का मतलब ही ये होता है, फिलोसॉफी का मतलब होता है दर्शन, दर्शन का मतलब होता है सोच,
इसका मतलब मैं ये मानता हूं कि लेमार्क ने प्रैक्टिकल करके नहीं देखा, जो लिखा वह केवल सोच सोच कर ही लिखा। अब अगर ये सोच सोच के लिख रहा है तो ये क्या क्या तथ्य दे रहा है, इसके तथ्य देखते हैं अपन। इसके तथ्य, इसने पहला तथ्य ये दिया, वातावरण का सीधा प्रभाव। इसने कहा जीवों पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब इसने ये कहा जो जैसे वातावरण में पैदा होगा वह वैसा ही रहेगा। कोई ऐसे वातावरण में पैदा हुआ है जहां सूर्य की, बिल्कुल पेन छोड़ दें आप क्योंकि मैं इतना सारा लिखवाऊंगा नहीं आपको। इसने ये कहा कि जो जैसे वातावरण में पैदा हुआ है वह वैसा ही रहेगा। इसने ये कहा कि मान लो किसी जगह पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती है, तो सूर्य की किरणें सीधी गिरती है तो वहां का आदमी काला होगा। इसने कहा जहां सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा तिरछी गिरती है वहां का आदमी गोरा होगा। इसने ऐसी बात